चलिए अब हम लोग क्या है, किसान सभा जो बचा हुआ है ना, अब कुछ मोमेंट बचा हुआ है ये स्पेक्ट्रम में का, उसको पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, किसान सभा के बारे में 1930 से 40 के दौरान किसान आंदोलन क्या था। तो 1930 और 40 के दशक में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ किसान आंदोलन की भी आवृत्ति बहुत बढ़ गई। जिस समय सविनय अवज्ञा चल रहा है, आपको फिर से आपको भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, उस समय कृषक आंदोलन बहुत बढ़ गया। आखिर क्यों कारण था? तो इसका दो कारण था। क्योंकि उस समय एक तो आर्थिक मंदी आई थी, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन ने के लिए व्यापक जनाधार तैयार करना। इसमें बोला गया था कि तुम लोग टैक्स नहीं दो, तो किसान खुश इसके साथ जुड़ गया। तुम लोग को लगान नहीं देना, रेट नहीं देना, तो किसान खुश इसके साथ जुड़ गया। तीसरा कारण था कि 1937 में जब कांग्रेस 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 1937 में क्या हो गया, कांग्रेस का जब शासन आया, जीत के आया, तो 1937 से 1939 के मध्य जो 28 महीने का शासन था, कांग्रेस का शासनकाल किसान आंदोलन के लिए उत्कर्ष का काल था। क्योंकि इस समय कांग्रेस ने कृषि कानूनों में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम उठाया, बहुत सारा क्या किया, कदम उठाया, बहुत सारा क्या किया, कदम उठाया। ठीक है। फिर किस लिए किसान आंदोलन बढ़ने लगा? तब बारडोली सत्याग्रह हुआ था। उसकी सफलता देखकर भी किसानों में क्या आ गया, जोश आ गया। फिर उसी समय 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, वो भी किसानों की बात को क्या किया, उठाने लगा। यही कारण है कि 1930 और 40 के दशक में किसान आंदोलन व्यापक रूप से बढ़ने लगा। फिर आपको इसी क्रम में क्या बनता है, पहला अखिल भारतीय किसान सभा बनता है। क्या बनता है? अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा को समझने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि कैसे पहले आरंभिक दौर में क्षेत्रीय किसान सभा बना, फिर अखिल भारतीय किसान सभा बना। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बना, 1 अप्रैल 1936 को। लेकिन इसको बनने से पहले बहुत सारा क्षेत्रीय किसान सभा बना, तो उसको पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि यूपी किसान सभा, पहले यूपी में क्या बना, यूपी किसान सभा। ये यूपी किसान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे यूपी किसान सभा को, कि ये 1918 में बना। इसका बैकग्राउंड क्या है कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, पहला ये कारण है। और उसमें किसान का हालत कमज़ोर था। दूसरा, तालुकदार और ज़मींदार द्वारा लगातार शोषण हो रहा था। तो किसान सभा द्वारा यूपी में शुरू किया गया, ठीक है ना, आंदोलन, किसान सभा आंदोलन यूपी में शुरू हुआ। होम रूल आंदोलन 1917 जब चल रहा था, उसमें के कुछ सदस्य ने 1918 में जो यूपी में किसान सभा हुआ, उसका स्थापना किया। तो होम रूल आंदोलन के कुछ सदस्य थे जो आगे चल के यूपी में किसान सभा की स्थापना किए। कब? 1918 में। इस बार यूजीसी नेट में पूछा था किसान सभा आंदोलन कब स्थापना हुआ? 1918 में। कहाँ पे? यूपी में। हम गड़बड़ा गए थे, तो याद रखना 18+ यू, ठीक है ना। इसमें ये यूपी किसान सभा आंदोलन से कौन कौन नेता जुड़े थे? तो होम रूल युग के आदमी सब इसमें जुड़ा था, जैसे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, याद है ना, जो 1919 में आपका कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनते हैं। दुर्गा पाल सिंह, चिंगूरी सिंह, बाबा रामचंद्र, ये महाराष्ट्र के थे लेकिन यहाँ पे जुड़े थे, ठीक है ना। ये सब क्या किए थे? सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चलाया ये लोग 1919 में। कौन? झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल सिंह। तो यूपी किसान सभा से कौन कौन जुड़ा था? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, दुर्गा पाल सिंह, चिंगूरी सिंह, बाबा रामचंद्र, जो जगह जगह घूमते थे। तो ये यूपी किसान सभा से जुड़े थे। सब्सिडी चल रहा था। अब ये बाबा रामचंद्र क्या कर रहे थे? घूम घूम कर किसानों को राम कथा सुनाकर किसानों को गौरव की भावना विकसित किया। कौन? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने इसी समय बाबा रामचंद्र, बीपीएससी में पूछा भी था कि कौन घूम घूम कर राम कथा सुनाता था, गिरमिटिया मजदूर था, तो बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने इसी समय नेहरू से भी मिला तथा यूपी किसान आंदोलन को 1920 के असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। मतलब बाबा रामचंद्र जो है, जब जगह जगह अपने तरफ घूमे, तो इसी समय उनका मुलाकात नेहरू से हुआ, और यूपी किसान आंदोलन जो 1918 में चल रहा था, यूपी किसान सभा, उसको 1920 का असहयोग आंदोलन से टाई अप कर दिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, अवध किसान सभा बना। अवध किसान सभा कब बना, तो ये 1920 में बना। यूपी किसान सभा कब बना था, 18 में। ये अवध किसान सभा असहयोग आंदोलन के समय बना। इसके संस्थापक कौन थे, तो एक बाबा रामचंद्र होंगे, एक नेहरू होंगे, क्योंकि यही तो नेहरू से जाके मुलाकात किए थे घूम घूम कर, अवध में किसानों का समस्या सुने। ठीक है, ये दोनों मिलके। फिर आते हैं बिहार का पहला किसान सभा। ये सब बता ही दिए हैं कि 1923 में मुंगेर में बना, जिसका अध्यक्ष था मोहम्मद शाह जुबेर, उपाध्यक्ष था खिरकृष्ण सिंह, सचिव था नंदकिशोर सिंह या सिद्धेश्वरी चौधरी। फिर 4 मार्च 1928 को क्या हो गया, पटना के बिहटा में औपचारिक रूप से सहजानंद सरस्वती द्वारा किसान सभा का स्थापना किया गया। फिर 1929 में क्या हुआ, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हो गया सोनपुर मेला में नवंबर में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे, जबकि पहले कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे। फिर किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या क्या था, तो किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि जो नहर में शुल्क है उसको कम करें, मालगुजारी भुगतान का पक्का रसीद मिले। फिर बकासत भूमि को लौटाए। बकासत भूमि उस भूमि को बोलते थे जिस पे पहले जमींदार से लिए गए भूमि पे किसान खेती करते थे, लेकिन वापस रेंट ना देने के कारण उससे छीन लिया गया किसान से। आपको याद रखना है कि सरदार पटेल 1929 में बिहार आए और किसान आंदोलन को रफ्तार दिए। 1928 में क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उसी के एक साल बाद 1929 उस समय सरदार पटेल बिहार आए और किसान आंदोलन को क्या किए, रफ्तार दिए। अब जमींदारों द्वारा भी एक संस्था स्थापित किया गया, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, 1932 में। 1935 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा लाया। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ बढ़िया है, ये पूछ सकता है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की 1929 में स्थापना हुआ था, याद है ना, हाँ, सोनपुर मेला में। तो किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित किया, 1935 में। काम 35 किया जमींदार का 1935 में। एकदम स्पेक्ट्रम का लाइन है ये, तो याद रहेगा। 1935 में काम 35 किया बिहार प्रांतीय किसान सभा जमींदारी का। अब आते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन। इसको तो बता ही दिए, इसका 3 सम्मेलन होता है 29, 34, 35 में। स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास, स्वामी सहजानंद। सोनपुर मेला में, गया में, हाजीपुर में। सो गया हाँ जी, ठीक है। इसमें सचिव कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, याद रहेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये जो दूसरा वाला हुआ था, इसमें पुरुषोत्तम ये खान अब्दुल गफ़ार खान भी भाग लिए थे बिहार प्रांतीय किसान सभा में, खान अब्दुल गफ़ार खान भी। और जो तीसरा बड़ा सम्मेलन हुआ था, इसी में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके कारण बिहार जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1935 में पास हो गया, याद रहेगा इसी वाला में। अब जो है यहाँ पे बिहार के कुछ प्रमुख नेता और क्षेत्र है उसको याद कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है बिहार के कुछ प्रमुख नेता और क्षेत्र, जैसे कि अंबारी सत्याग्रह जो छपरा में चलाया गया 1939 में, राहुल सत्यायान की तरह इसको अंबारी बोलते हैं। बरैया टाल किसान आंदोलन ये कहाँ पे चलाया गया, तो ये गया में चलाया गया। बरैया टाल किसान आंदोलन 1936 में कारेनंद शर्मा, बरई से 36 कांकरा है, यह 36 प्रकार का काम करता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व कौन किया, ये बीपीएससी पूछा हुआ है। तो उस समय दरभंगा में स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन कर रहा है किसानों का प्रतिनिधित्व, तो ये क्या बोलेगा, सहजानंद सरस्वती। एक बुक पूछता है कि किसान समाचार किसकी बुक है, तो किसान समाचार स्वामी विद्यानंद की बुक है। फिर यहाँ पे यदुनंदन शर्मा, अभिनंदन शर्मा, ये कहाँ पर है, गया में। ये सब कहाँ पर है, गया में। ये वाला लग रहा मुंगेर में, कालीनंदन शर्मा, ठीक है। फिर प्रभा चंद्र शर्मा भी एक आदमी थे, ठीक है। फिर है आंध्र किसान सभा, क्या है, आंध्र किसान सभा। अब आते हैं आंध्र किसान सभा। 1928 में एन जी रंगा ने स्थापित की आंध्र किसान सभा। 1928 में एन जी रंगा ने स्थापित की आंध्र किसान सभा। कैसे याद होगा, तो अंधा तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, रंगा से यार अंधा को, कि जिस वर्ष बिहार में किसान सभा का स्थापना हो रहा है, ठीक है ना, किसान सभा का औपचारिक स्थापना हो रहा है, उसी समय एक और भी अंधा रंगा, अंधा रंगा, अंधा रंगा 1928, याद रहेगा। फिर उत्कल किसान संघ ये 1935 में स्थापना हुआ। उत्कल किसान संघ 1935 में स्थापना हुआ। कांग्रेस समाजवादी
द्वारा ये स्थापित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे HK मेहता और सचिव मालती चौधरी। तो कैसे याद होगा ये पूरा बात, ये कहानी? तो उल्टा मेहता चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ना, उसे ही, ठीक है, उल्टा मेहता चश्मा। उल्टा से उत्कल, मेहता से HK मेहता, ठीक है ना। मालती क्या पहनती? चश्मा पहनती। कब? 1935 में। उत्कल 1935 में ही रंगा ने मद्रास प्रेसिडेंसी में किसान आंदोलन को फैलाने की कोशिश की और दक्षिण भारत किसान संघ का आयोजन किया और अखिल भारतीय स्तर पे अब किसान आंदोलन बनाने का आवाज़ उठाया। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं NG रंगा के बारे में। NG रंगा जो है ये अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना हुआ 1936 में, तो उसका ये सचिव थे, महासचिव थे। ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। दक्षिण भारतीय किसान संघ दिए, आंध्र किसान सभा दिए 1928 में, और ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष भी बने दूसरा फैजपुर में। तो ये क्या क्या किया NG रंगा कि 1936 में महासचिव बने, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बने, दक्षिण भारतीय किसान सभा, आंध्र किसान सभा और ऑल इंडिया किसान सभा फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। उसके बाद आता है यहाँ पे, अब बन के अखिल भारतीय किसान सभा। कब बना? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा कब बना? 1936 में, लखनऊ अधिवेशन में, अप्रैल में। अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव कौन है? NG रंगा। 1936 में अध्यक्षता, ये तो हो गया। फिर क्या किया गया? सितंबर 1946 को किसान दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। सितंबर 1946 को किसान दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। फिर फैजपुर का क्या हो गया? कांग्रेस अधिवेशन हुआ। फिर फैजपुर का क्या हो गया? हमेशा अधिवेशन होता था, एक हुआ फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन 1937 में। इस 1937 के समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान, इस अधिवेशन में भाग लेने वाले लोग देखो, जिस समय 1937 में फैजपुर अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस में, उसी साल अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन हो रहा था। तो इस अधिवेशन में कौन कौन भाग लिया था? राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, JP नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, कमल सिंह। ये समाजवादी नेता लोग तो रहेगा ही फैजपुर में, क्योंकि इसी में समाजवाद लक्ष्य घोषणा किए थे नेहरू। तो ये समाजवादी लोग रहा। यहाँ पर लिखा है कि इस सभा की अध्यक्षता कौन किए थे? अखिल भारतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था, जिसको नेहरू ने भी संबोधित किया था, VBI। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो दूसरा हुआ था सम्मेलन, तो उसको NG रंगा ने तो अध्यक्षता किया ही, साथ में नेहरू ने भी सपोर्ट किया। याद रहेगा, नेहरू ने भी सपोर्ट किया। इसमें कौन कौन था? राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, JP नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, कमल सिंह। ठीक है, ये लोग शामिल थे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, किसके निर्देशन में अखिल भारतीय किसान सभा एक किसान घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो इंदुलाल याग्निक की किसान घोषणा पत्र तैयार किया। इंदुलाल याग्निक द्वारा तैयार किया गया किसान घोषणा पत्र में कौन कौन सा बात शामिल था? जो इंदुलाल याग्निक तैयार किया ना किसान घोषणा पत्र, उसमें कौन कौन सा बात शामिल था? तो किसान सभा को मान्यता मिले, भू राजस्व लगान में 50% की कटौती करे, सीधे 50% की कटौती करे, जो भी ऋण लिया उसको समाप्त करे, जमींदारी को समाप्त करे। फिर से साहूकार को लाइसेंस देना, साहूकार को लाइसेंस देना। फिर से वाणिज्यिक फसल का उचित मूल्य मिले, खेती और मजदूर को न्यूनतम वेतन कम से कम निर्धारित हो। ठीक है, मिनिमम वेजेस की भी बात कहा था। ठीक है, मिनिमम वेजेस की भी बात कहा, तो क्या क्या बोला? मिनिमम वेजेस की बात बोला, उचित मूल्य की बात बोला, वाणिज्यिक फसलों का लाइसेंस देने की बात बोला,
जमींदारी प्रथा समाप्ति की बात बोला, 50% कटौती की बात बोला, है कि नहीं। 1937 में आपको याद रखना, जो किसान घोषणा पत्र तैयार किया गया था, तो इसमें बहुत सारा बात जो है इंदुलाल याग्निक से लिया गया था, याद रहेगा। फिर कांग्रेस से दूर होते हुए भी इस आंदोलन में समाजवादी और कम्युनिस्ट का वर्चस्व बढ़ गया। मतलब कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, ये कांग्रेस से दूर होता ही चला गया, तो इसमें समाजवादी और कम्युनिस्टों का क्या हुआ, वर्चस्व बढ़ गया। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ। इसके दौरान कांग्रेस के सदस्यों को किसान सभा के सदस्य बनने पर प्रतिबंध कर दिया गया। हरिपुरा अधिवेशन हुआ तो उसमें बोला गया, या तो तुम कांग्रेस का सदस्य रहेगा, 38 में अड़ गए लोग, या तो कांग्रेस का सदस्य रहेगा या फिर किसान सभा का सदस्य रहेगा। इसलिए 1939 के बाद जब रियासतों में किसान आंदोलन का गंभीर दमन का सामना करना पड़ा, तब कांग्रेस नेताओं ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि तुम या तो मेरे साथ रहो या उसके साथ रहो। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसान आंदोलन का क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किसान आंदोलन का क्या हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साम्यवादी और गैर साम्यवादी के मतभेद हो गए, जिसके कारण जो आंदोलन में ठहराव आया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसमें किसान आंदोलन में क्या हो गया, गिरावट आ गया, क्योंकि दोनों में विभाजन हो गया। अतः सदानंद सरस्वती, इंदुलाल याग्निक, एनजी रंगा किसान सभा से अलग हो गए और 1943 में किसान सभा का विभाजन हो गया। अब ये लोग अलग हो गया तो 1943 में किसान सभा का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसान सभा का क्या हो गया था, डाउनफॉल हो गया था। अब यहाँ पर एक जो है ये बकासत आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, जो 38 से 39 के बीच में चला। बकासत आंदोलन का स्वरूप क्या है, तो इसमें सत्याग्रह, ज़बरदस्ती बुआई, फसल कटाई, सत्याग्रह, ज़बरदस्ती बुआई, फसल कटाई, ये आंदोलन का स्वरूप था इसमें बकासत में, ठीक है। सत्याग्रह, ज़बरदस्ती बुआई, फसल कटाई। बकासत आंदोलन 1939 में, कब, 1939 में छपरा में अंबाड़ी में राहुल सत्यायान बकासत आंदोलन शुरू किया। 1939 में बकासत भूमि वह भूमि है जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दिया था, या किसान से जमींदार छीन लिए थे लगान न देने के कारण। बकासत भूमि का मुद्दा किसान बकासत भूमि का मुद्दा किसान और कांग्रेस के मध्य विवाद का मुद्दा था। किसान और कांग्रेस के मध्य विवाद का मुद्दा कौन था, बकासत भूमि था, क्योंकि आरंभ में कांग्रेस जमींदार के विरुद्ध आना नहीं चाहती थी, ठीक है ना, आरंभ नहीं आना चाहती थी। बकासत आंदोलन मुंगेर दक्षिणी बिहार में शुरू हुआ था, ठीक है ना, मुंगेर दक्षिणी बिहार में शुरू हुआ था। इसमें शाहजानंद सरस्वती के साथ राहुल सत्यायान की भी भूमिका है। यह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, एक तो छपरा में चल ही रहा है, साथ ही मुंगेर में भी चला, ठीक है ना, और इसमें शाहजानंद सरस्वती का भी भूमिका है बहुत बकासत आंदोलन में, साथ में राहुल सत्यायान का भी भूमिका है। बिहार के साथ तो इसमें किसका किसका भूमिका है, मेनली राहुल सत्यायान और शाहजानंद सरस्वती का बकासत आंदोलन में, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। बिहार में किसान जांच समिति बैठा, बिहार में किसान जांच समिति 1931, किसान जांच समिति 1931 में जहानाबाद में, जहाँ पर राहुल सर है, 1931 में जहानाबाद में जहाँ राहुल सर है, यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान कमेटी का स्थापना हुआ। इसका अध्यक्षता कौन बना, राजेंद्र प्रसाद बने। इसके अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति बैठी, जिसके अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। इसमें बहुत सारे सदस्य भी थे और भी सदस्य थे, जैसे श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, विपिन बिहारी, बलदेव सहाय, श्री कृष्ण सहाय, राधा गोविंद, लगभग कि सबका नाम देखोगे जांच समिति में तो कृष्ण भगवान सही है, श्री कृष्ण सिंह दोहराएंगे, अब्दुल आ जाएगा, कृष्ण रहेगा, तो विपिन बिहारी कृष्ण का नाम है, बलदेव कृष्ण का नाम है, कृष्ण का नाम है, राधा गोविंद कृष्ण का नाम है। तो 31 में याद रहेगा जहानाबाद वाला में। अब वहाँ प्रांतों में गतिविधियाँ और देख रहे हैं हम लोग, बिहार में देख लिए, अब प्रांतों में गतिविधियाँ और देख लिया। जैसे कि बंगाल में कृषि प्रजा पार्टी बना, बंगाल में कृषि प्रजा पार्टी बना 1929 में ही। 1928 में एनजी रंगा बनाया था क्या, आंध्र किसान सभा। उसी तरीके से कृषक प्रजा पार्टी मजलूल हक ने बनाया 1929 में, 1929 में, याद रहेगा।
1929 में, जिसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। फिर से उसके बाद प्रांतों में क्या गतिविधि रहा 30-40 के दशक में, तो एक तो हम बता ही दिए। फिर केरल में क्या बना, यही APFC पूछा था क्वेश्चन। कृषक संगम कहाँ बना है, क से केरल, क से कृषक। तो किसानों के लिए कृषक संगम समिति का वामपंथियों द्वारा गठित हुआ। यह संस्था के लोग जत्था बनाकर जमींदार के यहाँ जाते और अपनी मांग को रखते थे। कृषक संगम कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। जत्था बनाकर जाते हैं और अपनी मांग को रखते हैं। इसका 2 मांग था, एक तो है एवोल्यूशन ऑफ फीडरल लेविस, सामंतों का विशेषाधिकार, जिसको बोलते थे अक्रमा पिरुकल। इस शब्द को क्या बोलता है, अक्रमा पिरुकल। ये जो सामंतों का विशेषाधिकार है उसको समाप्त करिए। अब बाकी अन्य जो नॉर्मल डिमांड है वो सब रखते थे। पंजाब में क्या बना, कृषि किसान सभा। देखो यहाँ क्या बन रहा है, कृषक किसान सभा, कृषक संगम। अब वहाँ पे कृषि, पंजाब में ही तो कृषि सेनाओं रहती है, पंजाबी कृषि सेना, ऐसे याद कर सकते हो। तो कृषि सभा, किसान सभा पंजाब में 1928 में कौन बना है, सोहन सिंह, संतोख सिंह। गदर पार्टी का प्रभाव रहा था इसमें, सोहन सिंह, संतोख सिंह, गदर पार्टी का प्रभाव रहा था इसमें। याद रहेगा, सोहन सिंह, संतोख सिंह, गदर पार्टी का प्रभाव रहा था इसमें। फिर बिहार के बारे में तो पीछे तो देख ही लियो। आंध्र प्रदेश में आते तो 1933 में एनजी रंगा ने 1933 में, देखो 3 कैटेगरी काम बिक रहा है। एनजी रंगा से भारतीय कृषक संस्थान का स्थापना किया, 1928 में ही 29 में ही आपको आंध्र किसान सभा का भी स्थापना किया हुआ है, याद है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के लिए एक प्रमुख विशेषता क्या थी, अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, तो वामपंथी नेताओं जैसे पीसी जोशी, अजय घोष जैसे नेताओं ने किसानों को अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र प्रशिक्षित करने के लिए ग्रीष्मकालीन स्कूल खोला, समर स्कूल खोला। तो आंध्र प्रदेश में ये विशेषता थी, किसानों से ही यहाँ लेकर पैसा लेकर यहाँ पे स्कूल स्थापित किया। तो समर स्कूल कहाँ पे खुला था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कौन, वामपंथी नेता खोला, जैसे पीसी घोष और अजय घोष, याद रहेगा, आंध्र प्रदेश का ये घटना है। तो अभी हम लोग देखें क्या किया, एनजी रंगा ने 2 संस्था स्थापना किया आंध्र प्रदेश में। एक 1933 में 3 का तीसरा काम बिगड़ा, भारतीय कृषि संस्थान, और ये वो खोला था 1928 में, और ये वो खोला था 1928 में खोला था, नहीं 1929 में खोला था आंध्र किसान सभा। फिर यूपी किसान सभा 1918, ठीक है। फिर से कृषक प्रजा पार्टी मजलूल हक, ये भी 1929, और ये भी 1929। केरल में कृषक संगम, आंध्र प्रदेश में ही समर स्कूल, अजय घोष और पीसी घोष। अब आते हैं हम लोग स्वामी शाहजानंद, अवध किसान सभा भूल गए, अ से अवध, अ से असहयोग 1920, याद रहेगा। अब आते हैं स्वामी शाहजानंद सरस्वती के ऊपर सवाल। इनका जन्म क्या हुआ, गाजीपुर में। इनका मूल नाम क्या था, यूपी गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था नारिंग राय, ठीक है ना। इसे शिक्षा लिया था, च्यूता का शिक्षा लिया था, और च्यूतानंद से दीक्षा लिया। स्वामी अच्छेनवाद ने दीक्षा ग्रहण कर दंड धारण कर स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम पड़ा। तो दीक्षा लिया अच्युतानंद से, स्वामी अच्छेदानंद से ये दीक्षा ग्रहण कर दंड धारण कर स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम पड़ा, ठीक है।
ये इनके पत्रिका का नाम है भूमिहार ब्राह्मण, फिर से ये मेरा जीवन मेरा संघर्ष की आत्मकथा है, फिर से कर्म कला जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों का वर्णन है। ओंकार इनका सबसे फेमस है। और एक है बीपीएससी में पूछा था, इनके बुक का नाम याद नहीं आ रहा, लास्ट में बता देंगे। एक और बुक है इनका, इसमें किसानों की बदहाली बताए थे। फिर से इन्होंने सभा बनाया, भूमिहार ब्राह्मण सभा बनाया। इन्होंने गांधी जी से 1920 में पटना में मुलाकात की, 15 दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी से ये मुलाकात किए थे। असहयोग आंदोलन को बिहार में सपोर्ट किया। महात्मा गांधी के कहने पर ये कांग्रेस में शामिल हो गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती पहली बार कांग्रेस में अहमदाबाद अधिवेशन में शामिल हुए। इन पहली बार कांग्रेस में कहाँ पे शामिल हुए, इनको अहम था बहुत अपने आप में नेता होने का, इसी कारण अहमदाबाद अधिवेशन में शामिल हुए। सीताराम आजम पटना के बीटा में सीताराम आश्रम एक, जो कि पटना के बीटा में है। हमारे गांव में ये नमक सत्याग्रह भी चलाए हैं। सीताराम आश्रम जो कि पटना के बीटा में है, हमारे गांव में ये नमक आश्रम भी चला है, नमक सत्याग्रह भी चला है। ठीक है। फिर उनके बाद इनको क्या हुआ, 1919 में बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए स्वामी जी ने ही पैसा जमा किया था। 1942 में हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण के साथ ये जेल में गिरफ्तार भी हुए भी हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती का सुभाष चंद्र बोस के साथ भी अच्छा रिलेशन था, ये भी बात याद रखना। 28 अप्रैल को जब स्वामी सहजानंद सरस्वती दिन घोषित किया गया, 28 अप्रैल, बीपीएससी पूछा हुआ 28 अप्रैल। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की है 1928 में, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की है 1929 में। ये नवंबर में ये अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना की है 1928। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती दिवस 2 बार घोषित हुआ, एक तो 28 अप्रैल 1940 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा, एक 19 अप्रैल 1940 को किसके द्वारा, किसानों द्वारा। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जो है सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ पीजेंट्स इन इंडिया, ही इज टुडे आइडियल मास एंड हीरोज ऑफ मिलियन। देखो ये बात बोला, ठीक है। फिर यहाँ पे यूपी किसान सभा का आपको सवाल है, यूपी किसान सभा की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी रही थी, तो यूपी किसान सभा की स्थापना में प्रमुख भूमिका होम रूल लीग के सदस्यों की रही थी। आपको तो पता ही इसमें कौन कौन है, इंदुलाल याग्निक है, छिंदरी सिंह है, बाबा रामदास ठाकुर है, ये सब है। फिर यहाँ पे किसने यूपी में या अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो अवध में कौन किया था, नेहरू किया था, ना कि पटेल। क्योंकि 1920 में अवध किसान सभा का स्थापना हुआ था, तो बाबा रामचंद्र जाके किससे मिले थे, नेहरू से ही तो मिले थे। अब यहाँ पे सारा डेट दिया हुआ है ना, ये डेट दिया हुआ है, एक सेकेंड देख लो। यूपी किसान सभा से कौन कौन जुड़ा हुआ है, गौरी शंकर मिश्र, इंदुलाल याग्निक, मदन मोहन मालवीय भी जुड़ा हुआ है, दुर्गा पाल, चिंगूरी सिंह, ये सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चलाया दुर्गा पाल, चिंगूरी सिंह और बाबा रामचंद्र, भूलना नहीं। और हम यहाँ पे कुछ चलिए, अब जो है ना, अब डेट है सारा उसको एक जगह कर दिए। सबसे पहले तो यूपी किसान सभा कब चला, 1918 में। कैसे याद होगा, तो इसको चलाने वाले लोग कौन थे, होम रूल के सदस्य ही थे। तो 1917 के बाद 1918, उसके बाद अ से अवध, अ से असहयोग आंदोलन, इसको बाबा रामचंद्र और नेहरू चलाया। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में, एका किसान आंदोलन 1921 में यूपी में चला। बिहार प्रांतीय किसान सभा मुंगेर 1923 में। औपचारिक बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कब हुआ, सोनपुर 1929 में। फिर सेकेंड वाला गया 34 में, थर्ड वाला हाजीपुर 35 में। फिर अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में।
बकासत आंदोलन 1938 में। राहुल सत्यान कब चलाया था? तो 1939 छपरा में। फिर से ये 1 अप्रैल 1936 है। फिर प्रांतों में किसान आंदोलन की गतिविधियाँ क्या क्या थी? तो प्रांतों में किसान आंदोलन की गतिविधियाँ थी आंध्र किसान सभा, अंधारंगा 1928 में। कृति किसान सभा, कृति कहाँ पे थी? पंजाब में 1928 में। ये दोनों बारदोली सत्याग्रह के समय ही चला। कृषक प्रजापति 1929 मजलूल हक, ये बंगाल में चला। उत्कल किसान संघ 1935, संघ 1935 ऐसे याद कर सकते हो। फिर आपको ये कृषक संगम कहाँ पे था? कृषक संगम ये बना था केरला में, जो कि APFC पूछा हुआ था। फिर से जो NG रंगा क्या किए थे? 1933 में एक और स्थापना किए थे, भारतीय कृषक संस्था, भारतीय कृषक संस्था। आंध्र किसान सभा 1928 में बारदोली के समय। और आंध्र प्रदेश में क्या खुला था? समर स्कूल खुला था। ठीक है, तो ये पूरा डेटलाइन हो गया, इसको याद रखिए। अब ये क्वेश्चन याद रखें, अभी इधर ऑडिटर में पूछा था, ये BPSC ऑडिटर में, कि गांधी ने चंपारण दौरा के मध्य लगभग कितने किसानों का बयान दर्ज किया था? कितने किसानों का बयान दर्ज किया था बेतिया, चंपारण ये सब वाला इलाका में? तो 800 नहीं, 8000 करके रखा, 8000 ऐसे याद करो, तभी वो समझे समस्या। 8000 समझे हम शायद। अब ये देखो, अब स्पेक्ट्रम का सवाल से बनाएंगे कि 1857 के बाद किसान आंदोलन में क्या क्या परिवर्तन आया? तो क्या क्या आया? किसान आंदोलन में किसान मुख्य शक्ति बनकर उभरे तथा अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ाई लड़ने लगे। उनकी मांग को मुख्यतः आर्थिक समस्या से संबंध थी। किसानों का मुख्य शत्रु विदेशी बागान मालिक, देसी जमींदार एक सूदखोर थे। ठीक है, इसका मुख्य शत्रु कौन था? तो ये सब था। इनके आंदोलन के एक विशिष्ट सीमित उद्देश्यों तथा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से होते थे। इन आंदोलनों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1857 का क्रांति हो भी गया, तभी उपनिवेशवाद के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाया, केवल अपनी मांग उठाया। इन आंदोलनों में निरंतरता और दीर्घकालीन संगठन का अभाव था। ये आंदोलन का प्रसार का क्षेत्र सीमित था। फिर से उसके बाद इन आंदोलनों का उद्देश्य जो सिस्टम ऑफ सब ऑर्डिनेट है, अधीनस्थ व्यवस्था, इसको समाप्त करना नहीं, अपितु किसान की तत्कालीन समस्या से संबंध है। जो सिस्टम चल रहा है उसको समाप्त नहीं करना है, जो तत्कालीन समस्या और उसको समाप्त करना है। किसान अब अपने विधिक अधिकारों से परिचित हो चुके थे। फिर इसमें दुर्बलताएं क्या थी? तो इन आंदोलनकारी ने उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने में लेट कर दी। किसानों में नई विचारधारा का अभाव था तथा अपने आंदोलन में नए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्मिलित नहीं किए। अब आइए सवाल पहला, 1857 के बाद किसान आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और उसकी अधीनस्थ व्यवस्था को समूल नष्ट करना था। गलत है। अधीनस्थ व्यवस्था को तो नष्ट करना चाहते थे, सब ऑर्डिनेट सिस्टम को, लेकिन उपनिवेशवाद के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाया। इस काल के किसान अपनी तत्कालीन आर्थिक समस्या, जैसे कि जो अत्यधिक लगान वसूली है, विदेशी बागान मालिक है, देसी जमींदार है, सूदखोर शोषण के विरुद्ध संगठित हुए। ये सही है। ठीक है, उपनिवेशवाद के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाया था। अब आइए ये 1857 के पश्चात किसान आंदोलन के परिवर्तन में स्वरूप में परिवर्तन आया। क्या था? इन आंदोलन में किसान मुख्य शक्ति बनकर उभरे, ये सही है, और अपनी लड़ाई सीधे लड़ने लगे। किसानों का मुख्यतः मांग राजनीतिक अधिकार प्राप्ति और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार से प्रेरित थी। गलत। इसका मुख्य मांग था आर्थिक मांग था, और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार ये सब कुछ नहीं था अभी क्रांति के बाद। तीसरा, इस आंदोलन के किसान अपने विधिक कानून अधिकारों को भली भांति परिचित हो गए से बिल्कुल कानून जान गए, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते। वासुदेव बलवंत फड़के जैसे नेताओं ने दक्कन विद्रोह के बाद युवाओं को प्रेरित किया
कि वो सशस्त्र विद्रोह करे, तो ये सही है। दूसरा गलत है, आर्थिक समस्याओं से संबंधित था, ना कि राजनीतिक अधिकार या राष्ट्रीय चेतनाओं से। ठीक है, मतलब अभी भी राजनीतिक चेतना नहीं जाग रहा है किसान में। 1857 के बाद किसान आंदोलन की दुर्बलताओं की कमियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वास्तविक चरित्र को समझने का स्पष्ट अभाव था। बिल्कुल, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को ये समझ नहीं पा रहे थे। 19वीं सदी के किसानों ने नई विचारधारा की कमी थी, जिसके कारण वे नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं अपना पाए। बिल्कुल, 20वीं सदी के किसान में सब चीज़ सुधार होगा, लेकिन 19वीं सदी में नहीं। ये भी सही है। इन आंदोलनों का प्रसार क्षेत्र अत्यंत व्यापक था और अखिल भारतीय स्तर का था। नहीं, वो 20वीं सदी में होगा, 19वीं सदी में नहीं, 1857 के बाद नहीं। इन आंदोलन में निरंतरता और दीर्घकालीन संगठन का स्पष्ट अभाव दिखाई पड़ता था। ये भी सही है, तो सी गलत है, बाकी सब सही है। अब आ गया एका आंदोलन पे सवाल। क्या आ गया? एका आंदोलन पे सवाल। एका आंदोलन करने के पीछे क्या प्रमुख मुद्दा थे? तो लगान की जो दर थी लगभग 50% से भी अधिक थी। राजस्व वसूली में जमींदार का जो दमनकारी नीति था, और वहाँ के लोगों से बेगारी प्रथा कराया जाता था। तो ये तीनों सही है। एका आंदोलन के दौरान किसानों के द्वारा ली जाने वाली प्रतिज्ञाएं शपथ में क्या शामिल नहीं थी? तो एका आंदोलन के दौरान बहुत सारा शपथ लिया गया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। कौन सा इसमें नहीं लिया गया है, ये बताना है। अब एका आंदोलन के दौरान कौन सा शपथ नहीं लिया गया, ये बताना। तो मुद्दे तो ये सब शामिल थे, और इसके दौरान जो है शपथ कौन कौन से लिए गए? उत्तरी जिलों हरदोई, बहराइच, सीतापुरी सब में किसान एक आंदोलन चलाए। ये बोले थे केवल उचित लगान ही अदा करेंगे और लगान अदायगी में समय सीमा का पालन करेंगे। ठीक है, यदि उन्हें भूमि से बेदखल किया जाएगा तो वो भूमि नहीं छोड़ेंगे, बेगार नहीं करेंगे, अपराधियों से संबंध नहीं रखेंगे, पंचायत के निर्णय को स्वीकार करेंगे। ठीक है, लेकिन 1922 तक सरकार ने जमींदारों के सहारा से इस आंदोलन को कुचल दिया। तो एक आंदोलन में क्या क्या शपथ लिया था? केवल उचित लगान अदा करेंगे और समय सीमा का पालन करेंगे। भूमि से बेदखल किया जाएगा तो वो जिम्मेदार की हत्या कर देंगे। नहीं, भूमि से बेदखल किया जाएगा, यही गलत है। तो वो भूमि नहीं छोड़ेंगे, हत्या नहीं। बेगार करने से इनकार कर देंगे, अपराधी से संबंध नहीं रखेंगे, पंचायत का निर्णय स्वीकार करेंगे। तो ये बोला गया था कि भूमि नहीं छोड़ेंगे, हत्या नहीं। तो ये सब शपथ लिया था एक आंदोलन में। फिर यहाँ पे जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन द्वारा बारदोली में भू राजस्व की दरों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई थी? जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन द्वारा बारदोली में, मतलब जिस समय बारदोली सत्याग्रह हो रहा था, तो उस समय जो है स्थानीय प्रशासन ने कितना बोला था कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, जिस कारण बारदोली सत्याग्रह हुआ। तो बोला 30% बढ़ा देंगे। क्या बोला? 30%। यहाँ की परिस्थितियाँ तब तनावपूर्ण हो गई जब जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन बोला कि हम जो टैक्स है 30% बढ़ा देंगे, तभी बारदोली सत्याग्रह हो जाता है। बारदोली सत्याग्रह के ऊपर और क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में कथन विचार करें। सरकार ने बारदोली में भू राजस्व की दरों में वृद्धि की जांच करने के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल कमेटी का गठन किया, जिसने राजस्व बढ़ोतरी को गलत बताया। 30% बढ़ा था राजस्व, तो बोला गया था ये 30% को चेक करो, क्या ये ज़्यादा है कि कम है। इसके लिए कमेटी बनाया गया, तो ये पाया कि जो 30% बढ़ाया है बारदोली में, ये गलत है। ये स्टेटमेंट सही है।
इस आंदोलन के दौरान महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए के.एम. मुंशी लालजी नारंगी ने बॉम्बे विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? नहीं, इस्तीफा ये दोनों जरूर दे दिया था, के.एम. मुंशी और लालजी नारायण, इस आंदोलन के दौरान बॉम्बे विधान परिषद से। लेकिन इसके इस्तीफा का कारण महिलाओं को सक्रिय भूमिका के लिए नहीं, आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए दिया था। ये पहला लाइन इतना गलत है, महिलाओं के चलते नहीं, ऐसे ही आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए दिए थे ताकि जनाधार तैयार हो। हाँ, इस आंदोलन में महिलाओं का भूमिका रहा, जिसके कारण महिलाओं पटेल को पटेल की उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी। 1929-30 की वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत के कृषक वर्ग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ नो टैक्स का अभियान शुरू किया। बिल्कुल, आर्थिक मंदी का इतना प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस बोला कि हम सविनय अवज्ञा चालू कर रहे हैं, इसमें नो टैक्स नो रेंट का बात करेंगे, तो तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। तो ये तो सही है, बाकी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ तक गलत है। लेकिन याद रखेंगे के.एम. मुंशी लालजी नारंग के ये इस्तीफा दिए थे। तो ऑप्शन 1, 3 सही है। तो को क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये समिति का गठन हुआ और 30% बोला गया था ना, उसको गलत माना गया और उसको जो भू राजस्व है 30% से घटा के 6% कर दिया गया। इसका मतलब जो बारदोली सत्याग्रह है वो सफल हो गया। कहाँ 30% बढ़ाने का बात हो रहा था, अब 6% ही हो गया। इसके लिए कौन समिति का गठन हुआ? ब्रूमफील्ड मैक्सवेल शामिल। अब यहाँ पे 1930-40 के दशक में भारत के भीतर किस महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ने किसान आंदोलन की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा दिया? 1930-40 में क्या हुआ था जिससे किसान आंदोलन भड़क गया? केवल क्षेत्रीय जमींदारों के खिलाफ स्थानीय विद्रोह का उद्योग नहीं, ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि पे करों का पूर्ण रूप से समाप्ति। ये कहाँ से हुआ? शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार और इसके साथ किसान आंदोलन का समांतर जुड़ाव। जैसे यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने साथ जोड़ लिया था, 1930 में चला था, नो टैक्स नो रेंट वाला बात पे। दूसरा, आर्थिक मंदी भी था, ये भी कारण था, इस कारण घटना बढ़ गया। तीसरा, बारदोली सत्याग्रह फेमस हो गया था। चौथा, 1937 में कांग्रेस आया, 28 महीनों में कृषि के पक्ष में कानून पेश किया। तो ये सब कारण है। फिर यहाँ पे किस ऐतिहासिक वैश्विक घटनाक्रम ने 1929-30 के दौरान भारतीय कृषक वर्ग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अत्यंत विनाशकारी और प्रतिकूल प्रभाव डाला? तो ये जो आया था मंदी, यही बेकार प्रभाव डाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान के बाद किसानों ने नो टैक्स नो लगान देने के आंदोलन को एक व्यापक जनाधार के रूप में अपनाया? बोला था सविनय असहयोग नहीं, बोला था सविनय में 1930 में कि नो टैक्स और नो रेंट की बात कर रहे हैं, तुम लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। फिर यहाँ पे ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुनप्पा वालायार के ऐतिहासिक आंदोलन ने मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पुनप्पा वालायार, अब ये पुनप्पा वालायार नया नाम है। ये कहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाया था? तो जब त्रावणकोर राज्य के भीतर त्रावणकोर राज्य के भारत में विलय के लिए, जब त्रावणकोर राज्य का भारत में विलय हो रहा था, तो उस समय इन्होंने, पुनप्पा वालायार ने आंदोलन चलाया, इसमें भूमिका निभाया। ठीक है, याद रहेगा। 1937 से 1939 के बीच 28 महीनों कांग्रेस का शासन था,
तो उसमें किसान आंदोलन का उत्कर्ष का काल क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल में नागरिक स्वतंत्रताएं अधिक मिली और कांग्रेस ने कृषि कानूनों में सुधार के लिए ठोस कदम उठाया। नागरिक स्वतंत्रता और कानून के लिए ठोस कदम उठाए। क्या जमींदारी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त किया? नहीं। हाँ, बिहार वाला में 1935 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था उस समय, लेकिन सेंट्रल लेवल पे नहीं। अब यहाँ पे कृति किसान, कृति कहाँ पर है? पंजाब में कृति सेना। कृति किसान आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? भाई संतोष सिंह। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? वे कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने त्रावणकोर राज आंदोलन के नेतृत्व किया। नहीं, ये इस त्रावणकोर में था पुनल यार नाम से एक आदमी था, वो किया था। ये गलत। ये गदर पार्टी के एक नेता थे जो सोवियत पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रूस में समय व्यतीत किया था। बिल्कुल, जो पंजाब वाला है उसका जुड़ाव गदर पार्टी से होगा। गदर पार्टी से है तो विदेशी मामला है, तो इसका लिंक कहीं ना कहीं सोवियत से होगा। ये स्टेटमेंट सही है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पंजाब से संबंधित है संतोष सिंह, कृति सभा से संबंधित है और रूस से संबंधित है, गदर पार्टी से संबंधित है। ठीक है। भाई संतोष सिंह द्वारा कौन? कृति किसान पार्टी वाला अपने विचारों का प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम फरवरी 1926 में किस पत्रिका का प्रकाशन किए? तो ये पत्रिका का प्रकाशन कृति, जो कि पंजाबी भाषा में था। अब एक है मुजहारा आंदोलन, एक नया आंदोलन दिखाई पड़ रहा है इसमें बुक में। मुजहारा आंदोलन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो मुजहारा शुरू हुआ था, मुजरा कहाँ होगा? पंजाब में। और 30 में फिक्स हो गया मुजरा करेक्ट, 30 में फिक्स हो गया मुजरा करेक्ट, तो पंजाब में 1930 के दशक में, याद रहेगा 30 में फिक्स मुजरा। मुजहारा शब्द का अर्थ क्या है? जैसा कि इस आंदोलन में वर्णित है, मुजहारा शब्द का अर्थ है भूमिहीन किसान या फिर काश्तकार। तीनों पंजाब में से हटा दिया गया। अच्छा, पेप्सू काश्तकारी अस्थायी प्रावधान अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, जिसके तहत किसानों को उसकी भू स्वामित्व में मिली जिस पर वो खेती करते थे? 1953 में। आज़ादी के बाद कृषि सुधार जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर काश्तकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। ठीक है। इसके तहत जो पेप्सू काश्तकारी अस्थायी प्रावधान अधिनियम 1953 को अधिनियमित किया गया, जिसने किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया, बशर्ते वो मुआवजे और भू राजस्व का 12 गुना प्रदान करे। वो भू राजस्व का कितना गुना प्रदान करे? 12 गुना। पेप्सू 1953। फिर यहाँ पे 1930 के दशक में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन के संदर्भ में कथन चुने। ये केरल में ये आंदोलन मुख्य रूप से वामपंथी नेतृत्व में कृषक संगम में संगठित होकर चलाया गया। बिल्कुल बताया था, ABFC में पूछा था कृषक संगम कहाँ पे था? केरल में। केरल में तो वामपंथी होगा ही। किसानों ने एक मुख्य तरीका बनाया कि जत्थे बनाकर जमींदारों के घर जाना और उनके सामने अपनी मांग रखना है। बिल्कुल, कृषक संगम क्या करता था? जत्था बनाकर जाते और अपनी मांग रखते। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 1938 में मालाबार टेनेंसी एक्ट और 1929 में इसमें एक संशोधन करके महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया। तो बिल्कुल इस आंदोलन का सफलता ये हुआ कि मालाबार में 1938 में मालाबार टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। तो तीनों सही है, जत्था बनाकर जाता भी। अब यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलनों के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये वर्ष 1937 में चुनावों में जमींदार उनके समर्थक जमींदार की हार किसानों का मनोबल बहुत बढ़ा। ये गलत है।
ये सही है, बोले कौन सा गलत है इसमें? आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन, तो ये सही है। 1937 के चुनावों में जमींदार हार गए, कांग्रेस को सफलता मिला, तो किसान क्या हुए? मोटिवेट हुए। तो ये कथन सही है। हम बताए थे तीन का तीसरा काम बिगाड़ा रंगा सिया कि 1933 में आंध्र प्रदेश में भारतीय कृषक संस्था का स्थापना किए थे एनजी रंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय कृषक संस्था का स्थापना किए। किसान कार्यकर्ताओं को अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में प्रशिक्षित करने के लिए ग्रीष्मकालीन स्कूलों का आयोजन किया गया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ही। और वो किया था वामपंथी नेता पीसी घोष और एक अजय घोष। याद रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही याद रखना है। तीन के तीसरा काम बिगड़ा रंगा सिया, भारतीय कृषक संस्था। ग्रीष्मकालीन स्कूलों का पूरा खर्च तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा वहन। अरे नहीं, ये चंदा लेके जो था ना, अपने से चलाता था ये लोग, वो क्यों देगा? बिहार के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का ध्यान पूर्वक पढ़िए। स्वामी साजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल शक्तियान किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। काम 35 कर दिया जमींदारों का उन्मूलन करके, प्रस्ताव पारित करके। बिल्कुल 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा में जमींदारी उन्मूलन एक्ट पारित किया। बकासत भूमि की वापसी के लिए जब आंदोलन तेज हुआ तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार आंदोलनकारियों के बीच मतभेद हो गए। बिल्कुल, मतभेद का मुद्दा कौन था? बकासत भूमि ही था किसान और कांग्रेस के बीच में। तो ये तीनों सही है, ठीक है। मतभेद का मुद्दा कौन था? बिहार में किसान और कांग्रेस के बीच मतभेद का मुद्दा कौन था? तो ये बकासत भूमि था। इस चरण में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अलावा किन देशी रियासतों में भी कृषक आंदोलन हुए? एक तो त्रावणकोर याद है, पेरुनियार ऐसे कुछ करके पेरियार चला रहा था, और एक हैदराबाद। त्रावणकोर हैदराबाद जैसे रियासत में भी कृषक आंदोलन चल रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ पे चल रहे थे। 1937 में पंजाब किसान समिति ने अपना मुख्य आंदोलन किसके खिलाफ निर्देशित किया? तो पश्चिमी पंजाब के जमींदारों के खिलाफ। अमृतसर और लाहौर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो भू राजस्व, सिंचाई, ये सब नहीं, एक से अधिक ऑप्शन नहीं, बस भू राजस्व। अमृतसर लाहौर में क्या था? भू राजस्व। मुल्तान मोटगाड़ी में सिंचाई कर में वृद्धि और निजी ठेकेदार। तो मुल्तान में होगा सिंचाई, ठीक है। फिर है यहाँ पे, अब जो है ये तेभागा आंदोलन के संदर्भ में सवाल पूछ रहा है। स्पेक्ट्रम में दिया हुआ था तेभागा आंदोलन। पहला कथन है, तेभागा आंदोलन बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में चला। बंगाल में ही चला था, है ना? बिल्कुल चला। इसमें जोतदारों के विरुद्ध चलाया गया, जिसमें बरगरदारों मतलब किसान को फसल का 2/3 हिस्सा दिए जाने की मांग है। बिल्कुल 2/3 किसान को मिले, बरगरदारों को 1/3 जमींदार को। सपोर्ट कौन किया? किसान सभा। तेभागा आंदोलन के दौरान किसानों ने पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए उपज को जोतदारों के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाना शुरू किया। इसमें मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन, मोनी सिंह जैसे कम्युनिस्ट नेता प्रमुख भूमिका निभाई। बिल्कुल, जो तेभागा आंदोलन है उसमें मुजफ्फर अहमद, सुनील सेन और मोनी सिंह जैसे सीपीआई नेता ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी केवल सभाओं तक सीमित थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद वर्ष 1947 में बरगरदार अधिनियम बनने के साथ ही यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त हुआ। बिल्कुल, जब तक बरगरदार अधिनियम 1947 में नहीं बना तब तक ये तेभागा आंदोलन समाप्त
नहीं हुआ। ठीक है। तेभागा आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गोरिल्ला युद्ध है। लगभग 3000 गांव और 30 लाख गांव प्रभावित हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कृषक सबसे बड़ा कृषक गोरिल्ला युद्ध कौन था? तेभागा आंदोलन। इस पर सवाल भी है। फिर से यहाँ पे है, तेभागा तेलंगाना क्षेत्र के स्थानीय देशमुखों को निजाम की सरकार के स्थानीय प्रशासन और पुलिस संरक्षण प्राप्त था, जिन्हें पटेलों और पटीदारों से मिलकर अधिकांश उपजाऊ भूमि पर कब्जा किया। तो बिल्कुल ये सब भूमि पर कब्जा करने वाला भी था। तो ये सभी स्टेटमेंट क्या लग रहा है? सही लग रहा है। 1 2 4 5 तीसरा गलत है। इसमें क्या है? इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी केवल सभाओं तक सीमित थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। नहीं, ये चीज़ गलत लिख रहा है। जब बरगदार अधिनियम बना ना 1949 में बना, और जब तक ये अधिनियम नहीं बना किसानों के पक्ष में, तब तक तेभागा आंदोलन क्या हुआ? चलता रहा। ये देखो, ये तेभागा आंदोलन दिया हुआ था। अब है यहाँ पे जो मुजरा आंदोलन था, उससे जुड़े नेता का नाम सब दिया हुआ बुक में। मुजरा आंदोलन के दौरान बटाईदार किसानों को संगठित और लामबंद करने में किसने प्रमुख भूमिका निभाया? तो जागीर सिंह जोगा ने। कैसे याद रखेंगे? तो जागीर ने संगठित किया मुजरा को। ठीक है। फिर से भूमि पुनर्वितरण, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन और बटाईदार के अधिकारों के पक्ष में जोरदार आवाज़ उठाने वाले नेता कौन थे? भुट्टा। तो भुट्टा आवाज़ उठाएगा लैंड के लिए। फिर मुजरा आंदोलन में क्रांतिकारी विचारधारा लाने और इसे अन्य संघर्ष से जोड़ने का श्रेय किसको जाता? तो जो तेज तरार होगा वही तो क्रांतिकारी लाएगा। फिर यहाँ पे मुजरा आंदोलन में जो एंटी फेडरल एक्टिविस्ट कौन था? तो जोधा भाई जोध सिंह, यानी कि जोधा भाई तो सामंतवाद का विरोध करेगी। तो मुजरा आंदोलन में 4 नेता थे। जागीर संगठित किया, भुट्टा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का आवाज उठाया, तेजा क्रांतिकारी विचारधारा लाया, योधा भाई सामंत का विरोध की। तो ऐसे याद रखना। फिर तेलंगाना किसान आंदोलन मुख्य रूप से किसके अत्याचारों के विरुद्ध शुरू किया गया था? तो ये किसके अत्याचारों के विरुद्ध शुरू किया गया था? शोषकों और देशमुखों के खिलाफ। शोषकों और देशमुखों के खिलाफ इसके विरुद्ध चालू किया गया था। ठीक है। तेलंगाना एक तेभागा नहीं, एक तेलंगाना है। ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ नहीं, मतलब शोषकों और देशमुखों के खिलाफ। किसान और खेतर मजदूर अपने साथ थोड़े अत्याचारों से तंग आकर शोषकों और देशमुखों के विरुद्ध आवाज उठाए। मतलब तेल लगाया कोई और दोषी समझा किसी और को। तेल लगाया ब्रिटिश, दोषी समझा शोषकों और देशमुखों को। तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष और किस महीने में? तो तेलंगाना यही तेभागा के समय ही हुई, 1946 के आसपास। तेलंगाना आंदोलन का अंत किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बाद स्वतः ही हो गया? तो जब भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद पर कब्जा कर लिया गया ना, तो तेलंगाना आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी तेलंगाना आंदोलन की एक प्रमुख उपलब्धि नहीं थी? बेकार प्रथा को समाप्त करवाया, अवैध रूप से जो कब्जा की गई जमीन किसानों को वापस मिला, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन का पृष्ठभूमि तैयार किया, ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह कर माफ नहीं हो पाया। ये तेलंगाना आंदोलन की भूमिका है। तेलंगाना आंदोलन 1946। तेलंगाना आंदोलन के दौरान किसानों ने अपने संगठन को किस नाम से संगठित किया था? तो संगम नाम से संगठित किया था। संगम नाम से संगठित होकर देशमुखों पर आक्रमण करते। याद है कृषक संगम, जस्ट लाइक केरला वाला। तो इतना क्वेश्चन था उसमें।